गुड इवनिंग बच्चों, सभी को एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोग रिवीजन की क्लास करवा रहे हैं और रिवीजन की क्लास में आज हम लोग 5 चैप्टर यानी कि आपकी नई बुक में 6 चैप्टर होगा, यानी कि फर्म का समापन या साझेदारी फर्मों के विघटन चैप्टर के बारे में बात करेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन के बारे में बात की थी और आज हम लोग इसमें जितनी भी थ्योरियां हैं लगभग उन सारी थ्योरियों के बारे में बात करेंगे। कल हम लोग इसके प्रारूपों के बारे में बात करेंगे और फिर इसके सवालों को खत्म कर देंगे और फिर अपन चलेंगे अगले चैप्टर पे। मेरे कहने का मतलब ये है कि मुश्किल से एक हफ्ते, अधिकतम 10 दिन आप समझ सकते हो। अधिकतम 10 दिन यानी कि 15 से 18 तारीख के बाद से रिवीजन सारी खत्म हो जाएंगी, यानी 18 मार्च के बाद आपका सीधे चालू हो जाएगा नया सिलेबस, यानी कि वित्तीय विवरणों का विश्लेषण से चैप्टर पढ़ाना चालू, थ्योरी और सवाल, वो फिर रेगुलरिटी के साथ चलेगा। अभी कुछ बच्चों के जैसे एग्जाम भी हो रहे हैं तो तब तक आप अपना रिवीजन करते जाइए, ठीक है। फिर वहां से पहले मुझे तो 15 तारीख से ही करना था, लेकिन 2-3 कुछ बच्चों के जैसे एग्जाम है तो बोल रहे हैं सर 17 से हमारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब तक हम लोग इस दर का रिवीजन कर लें, फिर आपको लास्ट के 3 चैप्टर 18 के बाद पढ़ा देना, ठीक है। तो 17 या 18 तारीख से वो हम चालू कर देंगे पढ़ाना, ठीक है। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, तब तक ये पूरा रिवीजन हो जाएगा, फिर वो 3 चैप्टरों को पढ़ा के उनका 3 का रिवीजन भी कर देंगे आपके एग्जाम के पहले, यानी कि सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। परेशान मत होना, ठीक है बेटा। बिल्कुल 101% के साथ गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 15 अप्रैल आपके जब भी एग्जाम होंगे 15 से 20 अप्रैल तक आपका सारा अकाउंट 2 बार 3 बार रिवीजन होकर खत्म होगा। ये 2 बार तो ऑलरेडी हो रहा है और जैसे ही वो 3 चैप्टर बचेगा 3 को खत्म करने के बाद उसका भी रिवीजन कर देंगे। तो आपके एग्जाम के पहले सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आराम से समझते जाइए चीजों को जो समझाता चल रहा हूं। देखिए, हम लोग विघटन के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम लोग 2 महत्वपूर्ण अंतरों के बारे में बात करेंगे। पहला अंतर क्या है जो एकदम इंपॉर्टेंट है आज का, साझेदारी का विघटन और फर्म के विघटन में अंतर बताइए, यानी कि साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। साझेदारी का समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए और फर्म के समापन पर अंतर बताइए। फर्म के समापन पर अंतर बताइए। अंतर बताइए। देखो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साझेदारी के विघटन और फर्म के विघटन में अंतर बताइए। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि साझेदारी के समापन और फर्म के समापन में अंतर बताइए। क्वेश्चन दोनों समापन की जगह विघटन भी लिखा आ सकता है, तो इस बात को आपको अन्यथा नहीं लेना है बेटा। बात यदि समापन की करेगा तो भी वही बात है, बात अगर विघटन की करेगा तो भी वही बात है बेटा। मैं समझ सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओवर स्मार्ट होंगे, जिनको ये लगता होगा कि सर ये सारी थ्योरी तो हमसे आती है, तो इनको ज्यादा अगर आप नहीं भी बताएंगे तो हमें समझ में आता है। देखिए, मैं समझ सकता हूं कि आप आइंस्टीन की भाई हैं, इसलिए आप सबसे सारी चीजें बनती हैं, पर मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनको बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें नहीं आ पाती हैं, ठीक है। और ये कोचिंग सभी बच्चों के लिए, क्योंकि फीस सभी ने दी है। 2-4 जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके साथ टैलेंटेड नहीं होंगे, अगर टैलेंटेड होते ना तो अगर वो चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, रिवीजन कर रहा हूँ, तो जरूर रिवीजन करते, उनका यही समय बचेगा और नई नई चीजें भी समझने को मिलेंगी उनको, ठीक है। तो अगर आपको लिखना है तो आप सीधे क्या करोगे, पहले तो आपको लिखना पड़ेगा बेटा क्रमांक, एक क्रम से लिखना है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूं आपको एग्जाम में लिखना कैसे। फिर आपको लिखना है अंतर का आधार। देखो, अंतर का आधार इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अंतर का आधार। फिर आपको लिखना है साझेदारी का समापन। आपको क्या लिखना है बेटा, साझेदारी का समापन। साझेदारी का समापन, ठीक है। फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है फर्म का समापन। समापन कोष्टक में विघटन जरूर लिख देना, क्योंकि विघटन या समापन का तात्पर्य बेटा एक ही होता है, ठीक है। फिर आप क्या लिखोगे, फर्म का समापन। क्या लिखोगे, फर्म का समापन। या कोष्टक में आप क्या लिख सकते हो बेटा, इसका विघटन भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बेटा, विघटन भी लिख सकते हो, फर्म का समापन या विघटन। क्रमांक डालना बेहद जरूरी है, अंतर का आधार लिखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और अगर बात रही तो ये चीजें तो क्लियर ही हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काफी सारे बच्चे मैं देखता हूं जब कॉपी में करते हैं, मेरे इतने बताने के बावजूद भी वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्रमांक न डाल के अंतर के आधार से चालू करते हैं। देखिए, ऐसे मिस्टेक्स आप लोग मत करिएगा। अंतर का आधार, क्रमांक और ये ऐसे जरूर लिखना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और एक बार फिर से कह रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में अंतर मिले, जैसे कि 2-3 अंतर तो आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, है ना। तो जैसे ही अंतर आपके मिले, एक तो इसी चैप्टर से आने की पूरी संभावना है और एक आपका अंश पूंजी वाले से, तो जैसे ही बेटा आपको अंतर मिले वैसे ही आप अंतर को करिएगा, क्योंकि इसमें आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे, ये बात की मैं गारंटी ले रहा हूं, ठीक। पहला जैसे क्या है, संबंध। क्रमांक डाला, यहां पे हमने क्या लिखा, संबंध। पूरा डिटेल से अच्छे से आराम से समझा रहा हूं, ध्यान से समझते रहना, हालांकि आपको चीजें याद है, कोई दिक्कत बात नहीं है।
देखिए इसमें क्या होता है, तो साझेदारी के समापन में क्या होता है, एक या दो साझेदार क्या होते हैं, अलग होते हैं। कितने साझेदार अलग होते हैं, एक या दो साझेदार क्या होते हैं, अलग होते हैं। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मैं केवल समझा पूरा रहा हूं, लिख कम रहा हूं। तो इसमें एक या दो साझेदार क्या होते हैं, फर्म से अलग होते हैं। जबकि अगर बात की जाए तो इसमें सभी साझेदारों का क्या हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। इसमें बेटा सभी साझेदारों के संबंध क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो पहला क्या पॉइंट था बेटा, पहला पॉइंट था संबंध। तो साझेदारी के समापन होने से एक या दो साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं। मान लो 3 साझेदार थे, कोई एक साझेदार ने यदि समापन करने का निर्णय लिया या व्यापार छोड़ने का निर्णय लिया, तो सिंपल सी बात है, ऐसी दशा में उस एक व्यक्ति के मध्य क्या हो जाएगा, साझेदारी का समापन होगा और उसके मध्य बेटा क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, समापन हो जाएगा। लेकिन अगर सपोजेड आप खुद सोचिए कि यदि फर्म का ही समापन हो गया तो फर्म में जितने भी साझेदार थे, 3 होते, 5 होते, 10 होते, उन सभी का बेटा क्या हो जाएगा, समापन हो जाएगा। तो ये बात रही संबंध की, यानी कि साझेदारी के समापन में एक या दो साझेदारों के आपसी संबंध समाप्त होते हैं, जबकि फर्म के समापन में सभी साझेदारों के बेटा संबंध क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है बेटा, व्यापार की समाप्ति। दूसरा क्या है, व्यापार की समाप्ति। व्यापार की समाप्ति बेटा एक चीज याद रखिएगा कि साझेदारों के समापन के अवसर पर, यानी जब साझेदारी का समापन होता है उस समय इतना याद रखना है कि फर्म व्यापार का समाप्त होना अनिवार्य नहीं है। अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि साझेदारी के समापन हो जाने से फर्म का समापन नहीं हो सकता कभी भी, ये बोलना कदापि गलत है। मैंने क्या बोला, आवश्यक नहीं है या अनिवार्य नहीं है। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में कि साझेदारी के समापन हो जाने से फर्म का समापन जरूर हो जाता है, या साझेदारी के समापन होने से फर्म का समापन कदापि नहीं हो सकता है। देखो ये दोनों ही बातें गलत हैं। साझेदारी के समापन हो जाने से फर्म का समापन जरूर हो जाता है, यह भी बात गलत है। आवश्यक नहीं है कि साझेदारी के समापन होने से फर्म का समापन हो, लेकिन यह बात भी अच्छी नहीं है कि कभी नहीं हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब हम आप लोगों को फर्म के समापन की विधियां पढ़ा रहे थे तो मैंने वहां पे आपको बताया था दिवालिया होना, पागल होना। अब देखिए साझेदार का दिवालिया होना, पागल होना साझेदारी का भी समापन है, और यही आधार बेटा क्या बन सकता है, फर्म के समापन का भी बन सकता है। बेटा मैंने आपको यह भी बताया कि साझेदार की मृत्यु होना एक प्रकार का फर्म के समापन की विधि है, संयोग द्वारा समापन जो हमने बात ही की थी। लेकिन बेटा वहां ये बात भी मैं बोल रहा हूं कि अगर मृत्यु हो जाती है तो साझेदारी का समापन भी होता है, और ऐसी दशा में व्यापार को भी समाप्त किया जा सकता है। तो मैंने आपसे क्या शब्द इस्तेमाल किया कि साझेदारी के समापन हो जाने से व्यापार की समाप्ति होना अनिवार्य नहीं है, यानी व्यापार समाप्त भी हो सकता है और व्यापार समाप्त नहीं भी हो सकता। लेकिन बेटा अगर बात की जाए यहाँ पे, तो साझेदारी के समापन हो, फर्म के समापन हो जाने से साझेदारी अनिवार्य रूप से क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगी, अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी, अनिवार्य रूप से समाप्त। तो कहने का मतलब क्या है सर, आप समझाना क्या चाहते हैं? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर फर्म का समापन हो गया ना तो साझेदारी अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। थोड़ा सा इधर नहीं दिखता होगा, ठीक ना, हल्का सा कर दो थोड़ा सा, बस ठीक है। तो साझेदारी बेटा क्या हो जाएगी, अपने आप क्या हो जाएगी बेटा, समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए कि फर्म का समापन कर दिया गया तो साझेदारी समाप्त हो जाएगी, अनिवार्य रूप से हो जाएगी, कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि फर्म ही नहीं रह गया तो साझेदारी किस काम की, इस बात को विशेष ध्यान रखना, ठीक है बेटा। तीसरा अगर अंतर की बेटा बात की जाए तो वो है विघटन। वो क्या है, विघटन। वो क्या है, विघटन। वो क्या है बेटा, विघटन। अब देखिए विघटन का मतलब क्या है, विघटन का मतलब है कि साझेदारी का समापन होने के लिए फर्म का विघटन होना आवश्यक नहीं है, फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है। साझेदारी का विघटन होने से फर्म का विघटन आवश्यक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्म का विघटन नहीं भी होता तब भी साझेदारी का विघटन हो सकता है, कोई एक या दो साझेदार फर्म से अलग हो सकते हैं। लेकिन यहां पे याद रखिएगा कि बेटा यदि फर्म का विघटन यदि सभी साझेदारों का विघटन हो गया, यदि सभी साझेदारों का विघटन हो जाता है तो फर्म का विघटन ऑलरेडी कंप्लीट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है बेटा, यदि पूरा व्यवसाय ही समाप्त हो जाता है, कहने का मतलब यह है कि फर्म के समापन के साथ सभी साझेदारों का अनिवार्य रूप से क्या हो जाता है बेटा, विघटन हो जाता है। फर्म के समापन के साथ सभी साझेदारों का अनिवार्य रूप से क्या हो जाता है बेटा, समापन हो जाता है। तो या तो ये भी कह सकते हो कि सभी साझेदारों के विघटन से फर्म भी अनिवार्य रूप से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, सभी साझेदारों के विघटन से। या तो फर्म के समापन से या फर्म के विघटन से सभी साझेदारों का समापन हो जाता है, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चौथे अगर अंतर की इसमें बात करें बेटा तो क्या, हिसाब व किताब। हिसाब व किताब, तो आपको पता है कि इसमें हिसाब किताब का लेखा कैसा होता है, जो साझेदार फर्म से छोड़कर जा रहा है, तो जो साझेदार फर्म से छोड़कर जा रहा है यानी जाने वाले साझेदार के हिसाब किताब की गणना की जाती है। जाने वाले साझेदार के
हिसाब किताब की गणना की जाती है और उसको पैसा दिया जाता है। जाने वाले साझेदार के हिसाब किताब की गणना की जाती है और जितना उसके पास पैसा उसको देना होता है उसको पैसा दिया जाता है। जबकि आप सबको पता है कि फर्म के विघटन के समय अंतिम बार हिसाब किताब तैयार किया जाता है। हिसाब किताब कितनी बार तैयार किया जाता है? बोले हिसाब किताब अंतिम बार तैयार किया जाता है और सभी साझेदारों को जो पैसा ऋण की राशि चुका देने के पश्चात बचता है, जो पैसा किसी साझेदार का ऋण दे देने के पश्चात बचता है, वो सभी साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन अनुपात में बेटा बांट देना पड़ता है। ये बात आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो। पांचवा क्या है बेटा? परिस्थितियां। पांचवा क्या है? परिस्थितियां। अब इसकी परिस्थितियां क्या होती है? बोले सिंपल सी बात है, जैसे कि साझेदार की मृत्यु हो जाना, जैसे साझेदार का पागल हो जाना, ये सारी क्या होती है बेटा? परिस्थितियां होती हैं साझेदारी के समापन की। और अगर ये बात करें कि फर्म के समापन की क्या विधियां हो सकती हैं, तो जैसे अवधि का कार्य कंप्लीट हो जाना, अवधि का कार्य कंप्लीट हो जाना, या किसी विशेष उद्देश्य के लिए कार्य चालू किया गया हो और वो उद्देश्य पूरा हो गया हो, तो ऐसी दशा में भी क्या हो सकता है? फर्म का समापन किया जा सकता है। ऐसी दशा में भी फर्म का समापन किया जा सकता है। अब आप में से कुछ बच्चे मेरे से ये पूछ सकते हैं कि सर जैसे कि इसको मैंने थोड़ा सा अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया तो क्या एग्जामिनर तब भी मुझे उतना ही नंबर देगा? बेटा ईमानदारी वाली बात बताऊं, तभी आपको उतने नंबर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ गाइडें ऐसी हैं जो आप सबको पता, मैं नाम नहीं ले सकता हूं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, कुछ गाइडें ऐसी हैं जो आप सभी के पास होंगी, सेम ही होगी, नाम नहीं ले सकता हूं, आप समझ जाइए। अगर आपने सेम ही रट्टा मार के लिखा है, सेम रट्टा मार के, कॉपी चेक करने वाला देख रहा है कि सेम बच्चा लिखा हुआ है, सेम टू कॉपी वहीं से उतार के लिखा हुआ है, अपना खुद का और किताब का कोई भी ज्ञान इसमें नहीं अपलोड किया हुआ है, तो बेटा सिंपल सी बात है, फिर औरों में और आप में फर्क क्या रहेगा? फिर तो औरों भी इसी तरह चलते होंगे, सिंपल सी बात है ना। लेकिन आप कहेंगे सर आपके जो बच्चे हैं, यानी मेरे जो स्टूडेंट हैं, आप सब लोग हैं, तो आप लोगों की कॉपियां भी सेम होगी, जो पढ़ने वाला होगा नोट से, तो बेटा आप लोग हर एक जिले से हो, हर एक राज्य से अलग अलग हो, तो वहां पर इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि ऑल एमपी में कुछ गाइडें ऐसे जो सबके पास होती हैं और 90 नहीं लेकिन 75% बच्चे उसी से पढ़ते हैं, तो सिंपल सी बात है उनकी कॉपी में एज इट इज चीजें मिलेंगी। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसलिए जो मेरी नोट्स बनवाई गई है वहीं से चीजें याद करके आपको जाना है और कंफ्यूजन दूर ना हो, इसलिए चीजों को मैं यहां पे अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छा, पिछली बार हम लोगों ने वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर के बारे में चर्चा नहीं की थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वसूली खाता, मुझे पता है बेटा, को एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर आपने नहीं बताया था। बेटा मुझे अच्छे तरीके से पता है, आप परेशान मत हो कि क्या बताया था क्या नहीं, क्योंकि पिछली बार मैंने रिवैल्यूएशन पहले से नहीं बताया था, इसलिए पुनर्मूल्यांकन में अंतर नहीं बताया था। लेकिन अब तो आपको रिवैल्यूएशन भी पढ़ा चुका हूं और आपको वसूली खाता भी, तो इसलिए अब जब अंतर पढ़ेंगे तो उसका अंतर भी आज ही अपन कंप्लीट कर लेंगे। एक बात तो ये होगी। अच्छा, नेक्स्ट बात क्या होती है? अगला क्वेश्चन आता है विघटन के प्रभावों को समझाइए। बहुत ही सिंपल सा है, ध्यान से समझने का प्रयास करोगे तो समझ में आ जाएगा। क्या बेटा? विघटन के प्रभावों को समझाइए। हालांकि ये कोई क्वेश्चन तो नहीं आता कि विघटन के प्रभाव को समझाइए, लेकिन थ्योरेटिकल पॉइंट यानी ऑब्जेक्टिव पॉइंट से ये क्वेश्चन ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव यहां से उठ के आ जाता है। कैसे आता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। देखिए विघटन का प्रभाव का मतलब क्या होता है? तो बेटा विघटन के प्रभाव का मतलब होता है कि जब एक साझेदार के द्वारा फर्म का समापन करने का घोषणा कर दिया जाता है, यानी कि जब एक फर्म समाप्त होने की घोषणा कर दी जाती है तो उसका विघटन किया जाता है। और बेटा जब विघटन किया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सबसे पहले यह किया जाता है कि जितना भी पैसा बाहरी लोगों से लिया गया था उनका भुगतान किया जाता है। जितना भी पैसा बाहरी लोगों से लिया गया था उनका भुगतान किया जाता है। उसके बाद किसको भुगतान किया जाएगा? उसके बाद उन व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा जिन व्यक्तियों ने अपने पूंजी के अलावा फर्म को ऋण लगाया हुआ है। पूंजी तो सभी ने लगाई हुई है, लेकिन पूंजी के अलावा जिस साझेदार ने ऋण उपलब्ध कराया है अगर कंपनी को, अगर साझेदारी व्यापार को, तो पहले उनका भुगतान किया जाएगा। यानी कि फिर क्या होगा? फिर उसके बाद जिन साझेदारों ने जितनी पूंजी लगाई है उनकी पूंजी वापस लौटाई जाएगी। फिर यदि राशि शेष बचती है तो सभी साझेदारों में लाभ विभाजन अनुपात में वो वापस कर दी जाएगी। लेकिन आपसे क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछेगा कि बताइए विघटन के समय, यानी एक फर्म के विघटन के समय सबसे पहला भुगतान किसे दिया जाता है? तो तृतीयक पक्षकार को दिया जाता है। अब आप में से तृतीयक पक्षकार क्या होता है ये आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, अगर मेरा एक साझेदारी व्यापार है तो हम एक प्राथमिक पक्षकार हो गए।
आप हमसे माल उधार खरीद रहे हो तो आप हमारे द्वितीयक पक्षकार हो गए, लेकिन जिस बंदे ने यानी जिस व्यक्ति ने हमको पैसा दे रखा है व्यापार को चलाने के लिए, वो हमारा तृतीयक पक्षकार हो गया। यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटीज मेरे लिए है कि भाई इनका पैसा मैंने उधार लिया तो मुझे चुकाना पड़ेगा। मैं एक साझेदारी का स्वामी होने के नाते मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तृतीयक पक्षकार के लिए कि मुझे उनको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट कि भाई यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में जैसे अजय सर आके पढ़ाने आते हैं, ठीक है भाई, आपके लायबिलिटीज हम है कि मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको मुझे पैसा देना पड़ता है। अजय सर मेरे अंडर पे है, मतलब मैं उनके अंडर में हूं, वो मेरे अंडर में नहीं है। मतलब कहने का मैं एक जस्ट एज ए एग्जांपल बता रहा हूं, इसको अन्यथा में मत ले जाइए प्लीज, है ना, ठीक है। तो मुझे जैसे उन्हें पैसा देना पड़ता है तो वो हमारे तृतीयक पक्षकार हो जाते हैं। तो तृतीय पक्षकार ये होता है, हालांकि वो फिर मालिक नहीं होंगे, वो तृतीयक पक्षकार होंगे, ठीक है, इसलिए मैंने अंडर का शब्द वहां पे इस्तेमाल किया। तो कहने का मतलब ये है, तो आप समझ जाओ कि विघटन के प्रभाव के अंतर्गत हम लोगों ने क्या क्या बारे में बात की। हम लोगों ने बात की कि विघटन के प्रभाव में व्यापार को समाप्त करने की घोषणा कर दी जाती है। सबसे पहला भुगतान तृतीयक पक्षकार को दिया जाता है। बेटा तृतीयक पक्षकार को लेनदार भी कहते हैं, तृतीयक पक्षदार को ऋण पत्रधारी भी कहते हैं। तो ये दोनों शब्द एक ही हैं, कंफ्यूजन पे मत आना। सर अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ गया कि इस फर्म के समापन के समय किसे सबसे पहले भुगतान दिया जाता है, तो आंसर में क्या होगा बेटा, या तो आंसर में तृतीयक पक्षकार लिखा होगा, या तो तृतीयक पक्षकार नहीं लिखा होगा तो लेनदार लिखा होगा, या तो ऋण पत्रधारी लिखा होगा। सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर तीनों ही ऑप्शन में मिल जाए, अभी नालायक ऐसा हो ही नहीं सकता। जब तेरे को मैं बता रहा हूं कि तीनों का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है, तो तीनों ऑब्जेक्टिव में कैसे मिलेंगे, या तो लेनदार होगा, या तो तृतीयक पक्षकार होगा, या तो ऋण पत्रधारी होगा। तो तीनों में से जो भी होगा वही आपका आंसर होगा। दूसरा भुगतान उसे दिया जाएगा जो इंटरेस्ट ऑन लोन, आपको याद आ रहा है कि यदि साझेदार के द्वारा अपना पूंजी के देने के बाद अतिरिक्त ऋण दिया जाता है तो उस पर भी कंपनी के द्वारा या फर्म के द्वारा, कंपनी नहीं बोलना बेटा, फर्म है, ठीक है, फर्म के द्वारा ब्याज दिया जाता है, तो वो कहलाता था साझेदारों के द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज, जो 6% की वार्षिक दर से मिलता था। तो पहले उस ऋण का भुगतान दिया जाएगा, फिर साझेदारों की पूंजी का भुगतान दिया जाएगा, फिर साझेदारों को यदि बचता है पैसा तो लाभ अनुपात में उनको पैसा वापस किया जाएगा। बात आपको समझ में आ चुकी है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। एक बच्चा बोला सर आप स्पीड पे पढ़ा रहे हो, बेटा स्पीड में तो चलेंगे ही। आप सिंपल सी बात आप इतना समझ लीजिए कि हमारी क्लासेस स्पीड में ही चलने वाली है, ठीक है, और इसीलिए आपको लगता होगा कि 35 से 40 मिनट में सर क्लास को खत्म कर दे रहे हैं। बेटा स्पीड पे ही हम लोग भाग रहे हैं, वही चीजें जो वहां 20 मिनट 40-50 मिनट में पढ़ाई गई हैं उससे ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पीड में कंटिन्यू चल रहा हूं। आप देखते होंगे कि मेरी आवाज में जस्ट 1 सेकंड का भी डिफरेंस नहीं होता है दूसरे शब्द को पहले शब्द में आने से, कुछ भी, मतलब नॉन स्टॉप क्लास चलती है, ठीक है। इसलिए बातें हमें करने का वक्त अब नहीं रहा, अब चीजें टू द पॉइंट बात करेंगे जब तक इसका रिवीजन खत्म नहीं हो जाता, क्योंकि हमने एक आइडिया लिया हुआ है कि हमें 17 से 18 तारीख तक तो रिवीजन खत्म ही कर देना है, और यदि आपकी वजह से नहीं खत्म हुआ मेरी वजह से तो फिर रिवीजन नहीं होगा। यानी कि 18 तारीख से तो हमें वित्तीय विवरणों का विश्लेषण पढ़ाना ही पढ़ाना, ये बात कंफर्म है। तो 18 तारीख तक आपको जितने जो डाउट है आप हमको भेजते रहिए, आपको पढ़ाती रहूंगा। 18 के बाद से सीधे आगे अपन बढ़ेंगे, ये बात श्योर है, ठीक है। चलो तो आगे की 18 चलेंगे तो 18 4-5 दिन में वो खत्म हो जाएगा, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण 5-6 दिन में वो, मतलब इस महीने के अंत तक अपन खत्म करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, तो विघटन के प्रभावों को समझाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एक्स्ट्रा वक्त भी दिया गया है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, ठीक है। तब तक आपसे जो जो चीजें नहीं बनती हैं आप उसको रिवाइज कर लीजिए, जो वहां पे पढ़ाया जा रहा है वहां से कुछ नहीं बनता तो उसको भी आप रिपीट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि फर्म के विघटन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं। देखिए ये तो आप सबको पता है कि फर्म के विघटन के समय सबसे पहले वसूली खाता खोला जाता है, पूंजी खाता खोला जाता है, ऋण खाते खोले जाते हैं, रोकड़ अथवा बैंक खाते खोले जाते हैं, अन्य कोई खाता यदि जरूरी है तो उसको भी खोला जाता है। कौन कौन से खाते खोले जाते हैं इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। पहला बेटा वसूली खाता खोला जाता है, दूसरा पूंजी खाता, तीसरा रोकड़ एवं बैंक खाता, चौथा कौन सा खाता खोला जाता है, बोले चौथे से ऋण खाता, पांचवा यदि कोई अन्य खाता भी इंपॉर्टेंट है। तो 4 खाते आपको बहुत अच्छे से याद करके रखना। मैं फिर से बोल रहा हूं, वसूली खाता, पूंजी खाता, ऋण खाता, रोकड़ एवं बैंक खाते। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में आएगा कि फर्म के विघटन के समय निम्नलिखित में से कौन सा खाता नहीं खोला जाता। तो बेटा ये याद रखना कि ये खाते खोले जाते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं खोला जाता क्योंकि बच्चा अक्सर इन चीजों को नहीं समझ पाता। तो फर्म के विघटन के समय नहीं खोला जाता क्योंकि आप सबको पता है कि फर्म के विघटन वो तो साझेदार के प्रवेश और अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय पुनर्मूल्यांकन खाता खोला जाता है। तो 4 मेनली कौन से याद रखने हैं, वसूली खाता, पुनर्वसूली खाता, पूंजी खाता, रोकड़ बैंक खाता और साझेदारों के ऋण खाते। ये 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। कब बेटा फर्म के विघटन के समय। बात आपको मेरी समझ में आ रही होगी। अब हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे और आएंगे वसूली खाते से आप क्या समझते हैं। बेटा अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, वसूली खाते से आप क्या समझते हैं।
वसूली खाते से आप क्या समझते हैं? बेटा वसूली खाते से आप क्या समझते हैं? बहुत ही सिंपल सा है, स्वीट सा है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए इससे जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं उनके बारे में तो हम लोगों ने पिछले बार भी बहुत अच्छे से चर्चा कर ली थी कि वसूली खाते से कैसे ऑब्जेक्टिव आते हैं, कैसे अपन को करना पड़ता है। भाई इससे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो बेटा आपसे यही पूछ लिया जाएगा कि बताइए वसूली खाता कब खोला जाता है। तो बेटा याद रखना, देखो मैं लिखने का प्रयास कम करूंगा, बताने का ज्यादा, इसलिए मैंने बोला कि ईयरफोन लगा करके शांति से वीडियो को देखते रहो और सुनते रहो, ठीक है, क्योंकि सारी चीज पहले लिखाई भी जा चुकी है, आपको दी भी जा चुकी है। देखो वसूली खाता कब खोला जाता है, आप सबको पता है वसूली खाता फर्म के समापन के समय खोला जाता है। कब खोला जाता है? समापन के समय। वसूली खाता किस प्रकृति का होता है? बोले सर वसूली खाता नाम मात्र प्रकृति का होता है। वसूली खाता कितने बार खोला जाता है? बोले वसूली खाता एक बार खोला जाता है। कब? फर्म के समापन के समय। वसूली खाता है क्या? बोले संपत्तियों एवं दायित्व का बेचना या संपत्ति एवं दायित्व का विक्रय। संपत्ति एवं दायित्वों का विक्रय, संपत्ति एवं दायित्वों का विक्रय। हालांकि दायित्वों का भुगतान होता है, दायित्वों का भुगतान होता है, ठीक है। किसी भी फर्म के जीवन काल में वसूली खाता कितनी बार खोला जाता है? बोले सर एक ही बार खोला जाता है। वसूली खाता कब बनाया जाता है? बोले सर फर्म के समापन के समय बनाया जाता है। ऊपर लिखा भी हो फर्म के समापन के समय, ठीक है, फर्म के समापन के समय। अब बात आती है कि सर वसूली खाता के बारे में ऑब्जेक्टिव आएगा तो हमसे बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यदि सर आ गया कि वसूली खाते से आप क्या समझते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में ऊपर लिखा हुआ है, तो सर हमें लिखना कैसे? देखो बेटा आपको कैसे लिखने का क्या मतलब है? बेटा सिंपल सी बात लिखना है। आप बताओगे कि जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है, आप बताओगे जब साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है तो फर्म के सभी खाते बंद करने पड़ते हैं, चाहे वो रोकड़ खाता हो, चाहे वो बैंक खाता हो, चाहे वो ऋण खाता हो, ये सभी खाते बंद करने पड़ते हैं। तब फर्म को एक खाता बनाना पड़ता है जिसे कहते हैं वसूली खाता। यह वसूली खाता एक नाम मात्र प्रकृति का होता है जो वर्ष में, जो फर्म के जीवन काल में एक ही बार बनाया जाता है। और तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि क्या क्या नहीं लिखा जाता है, इस बात को याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे? तो ध्यान से समझना, संचित कोष, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ऋण, साझेदार का व्यक्तिगत ऋण की बात हो रही है, और कैपिटल यानी कि साझेदारों की पूंजी को छोड़ करके समस्त दायित्वों को वसूली खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है, आप सबको पता है। और अगर बात की जाए तो कैश और बैंक को छोड़ करके, कैश और कैश एंड बैंक को छोड़ करके, अभी नालायक गुडविल को लिखा जाता है, अगर नहीं लिखा जाता तो क्यों बोलता ना कि कैश, बैंक और गुडविल को छोड़ करके, तो कैश और बैंक को छोड़ करके समस्त मदों को वसूली खाते में डेबिट कर दिया जाता है। आगे आप सबको पता है कि दायित्वों का जो भुगतान दिया जाता है वो डेबिट में लिखेंगे, संपत्ति को बेच करके जो पैसा प्राप्त होगा वो क्रेडिट में लिखेंगे। वसूली व्ययों का भुगतान हमेशा कहां पे किया जाता है बेटा? वो डेबिट में किया जाता है। और अंत में जो भी वसूली में लाभ या हानि आता है वो साझेदारों के मध्य बांट दिया जाता है। बस बेटा वसूली खाते से आशय आएगा तो आपको इतना ही लिख के आना पड़ेगा, एज इट इज। बेटा आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर कहीं से कुछ भी छूटने वाले नहीं है, इस बात को विशेष कर ध्यान रखिएगा। क्लियर है बेटा? तो वसूली खाते के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली ब्रीफ में, क्योंकि आपको पता है वसूली खाता क्या है। एक बार चीजें आपको रिकॉल आ गई, क्या हुआ है वसूली खाता, फिर से समझो। हमें पता है कि वसूली खाते में बनाते समय हमें क्या करना पड़ता है? डेबिट और क्रेडिट पक्ष होगा, सिंपल सी बात है बेटा, डेबिट और क्रेडिट पक्ष होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है बेटा, उसके डेबिट में क्या क्या लिखा जाएगा? उसके डेबिट में समस्त संपत्ति लिखी जाएगी, लेकिन क्या क्या छोड़ा जाएगा? बोले कैश और बैंक को छोड़कर। क्रेडिट की अगर बात की जाए तो समस्त दायित्व लिखा जाएगा, लेकिन कुछ दायित्वों को छोड़कर, जैसे जनरल रिजर्व यानी सामान्य संचय, संचित कोष, लाभ हानि खाता, साझेदार का व्यक्तिगत ऋण और पूंजी, इन खाते को छोड़ करके सारे उसके क्रेडिट कर दिया जाएगा। समस्त संपत्ति को बेचा जाएगा, उससे जो पैसा प्राप्त होगा वो क्रेडिट में जाएगा। जिन दायित्वों का भुगतान करना है वो डेबिट में जाएंगे। वसूली व्यय, समापन व्यय, ये सभी डेबिट किए जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में हजारों बार पूछा गया कि वसूली व्ययों को वसूली खाते में क्या किया जाता है, तो डेबिट किया जाता है। अंत में जो भी वसूली खाते से लाभ या हानि आता है वो साझेदारों के पूंजी खाते में बांट दिया जाता है। बेटा ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन कि वसूली खाते से जो भी लाभ या हानि आता है उसे साझेदारों के मध्य क्या किया जाता है, तो बेटा बांट दिया जाता है। और किस अनुपात में बांटा जाता है? तो बेटा याद रखना, वो बांटा जाता है उनके दिए गए अनुपात में, यानी कि या तो वो पूंजी का अनुपात हो सकता है, या तो लाभ हानि नियोजन का अनुपात हो सकता है, या तो जिस अनुपात में कहना चाहते हो। तो ये होता है बेटा वसूली खाता, ठीक है। आगे हम लोग पूंजी खाता, ऋण खाता और रोकड़ा बैंक खाते के बारे में बात करेंगे
देखेंगे जब हम लोग सवालों के बारे में बात जरूर करेंगे। आगे की बात की जाए बेटा तो इसका चौथा क्वेश्चन है वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। पिछली बार बेटा ये थ्योरी मैंने नहीं समझाई थी तो उसके लिए परेशान मत होइए, अब की मैं समझाई दे रहा हूं। वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। वसूली खाता एवं पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। खाते में अंतर बताइए। वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। पिछली बार ये नहीं बताया था, रिवीजन इसीलिए हो रहा बेटा कि जो चीजें मैंने नहीं बताई हुई हैं उनको मैं विस्तार पूर्वक से अच्छे से जरूर कराने वाला हूं। ठीक है, वसूली खाता और पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए। आप सबको पता है कि अगर हम इस सर अंतर लिख रहे हैं तो अंतर का क्रमांक भी लिखेंगे, अंतर का आधार भी डालेंगे, वसूली खाता भी लिखेंगे और वहां पे पुनर्मूल्यांकन खाता भी लिखेंगे। और अगर मैं बार बार आपको लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि बेटा आप जरूर लिखना मत भूलना। ठीक है, तो अंतर का आधार, अंतर का आधार और यहां पे वसूली खाता, वसूली खाता और यहां पे बेटा पुनर्मूल्यांकन खाता। क्या हो गया? पुनर्मूल्यांकन खाता, पुनर्मूल्यांकन खाता। ओके, कोई दिक्कत नहीं। बात को ध्यान से समझो। क्रमांक 1, अंतर का आधार पहला क्या दिया हुआ है बेटा? अंतर का आधार है बनाने का समय। अंतर का आधार क्या? बनाने का समय। बनाने का समय बहुत सिंपल सा है। देखो ये कब बनाया जाता है? बोले फर्म के समापन के समय। कब बनाया जाता है? फर्म के समापन के समय। रट्टा नहीं मारो यार प्लीज, रट्टा नहीं मारो, क्योंकि क्वेश्चन अगर घुमा के आगे कि पुनर्मूल्यांकन एवं वसूली खाते में अंतर बताओ तो तुम यहां पुनर्मूल्यांकन लिखोगे, यहां वसूली, और तुम ये चीजें इसी तरीके से याद की हो तो पुनर्मूल्यांकन के नीचे लिखोगी कि फर्म के समापन पर बनाया जाता है। ये जो गाइडे वाले या रट्टा वाले बच्चे होती है ऐसे ही लिखते हैं। जैसे एग्जाम में आ गया पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाते में अंतर लिखो, तो वो यहाँ पुनर्मूल्यांकन लिखेगा, यहाँ वसूली। अब उस बंदे ने तो रट्टा मारा हुआ कि यहाँ पे फर्म का समापन में बनाया जाता है, वो ये थोड़ी पढ़ा था कि वसूली खाते की बात हो रही है। ये गलतियां, मिस्टेक्स होती है गधे बच्चों से, तो इस बात को याद रखना। कभी कभी इंटेलिजेंटों से भी, ठीक है, ये बात याद रखना। सर ठीक बताया, हमसे भी गलती हुई थी, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वसूली खाता फर्म के समापन के समय बनाया जाता है, ये साझेदार के प्रवेश के समय बनाया जाता है, अवकाश ग्रहण के समय बनाया जाता है, और कब बनाया जाता है बेटा? मृत्यु के समय बनाया जाता है। अवकाश ग्रहण के समय बनाया जाता है और कब बनाया जाता है बेटा? मृत्यु के समय बनाया जाता है। मृत्यु के समय बनाया जाता है। दूसरी अगर बात की जाए तो बेटा क्या है? दूसरी बात ये तो उद्देश्य। तो इसका उद्देश्य क्या होता है? समापन के समय संपत्तियों के विक्रय एवं दायित्वों से होने वाले लाभ हानि ज्ञात करने हेतु बनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है बेटा? इसका उद्देश्य होता है कि फर्म के समापन के समय जो भी वसूली खाते से लाभ या हानि आता है उसका उद्देश्य से ये खाता बनाया जाता है, और अंत में बेटा वसूली खाते से जो भी लाभ या हानि आता है उसे साझेदारों के मध्य दिए गए अनुपात में क्या किया जाता है बेटा? बांट दिया जाता है। क्या किया जाता है? वसूली खाते में बांट दिया जाता है। दिए गए साझेदारों के मध्य उनका जो भी बेटा अपना अनुपात होता है उस अनुपात में बांट दिया जाता है। अगर बात की जाए बेटा, एक सेकंड, अगर बात की जाए बेटा कि ये पुनर्मूल्यांकन में क्या होता है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता बेटा साझेदारों के प्रवेश एवं अवकाश ग्रहण के समय बनाया जाता है, जिसमें संपत्तियों एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। संपत्ति एवं दायित्वों का क्या किया जाता है बेटा? पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। यानी कि क्या? यानी कि कहने का मतलब है कि संपत्ति के मूल्य में कितनी कमी आई है या वृद्धि आई है, इस बात का लेखा किया जाएगा। दायित्व के मूल्य में कितनी कमी आई है या वृद्धि आई है, इस बात का लेखा किया जाता है। तो ये किया जाता है यहाँ, और यहाँ पे केवल उद्देश्य ये होता है कि संपत्ति को बेच करके दायित्व का भुगतान करके जो अंत में लाभ बचे वो अपन साझेदारों को दे देते हैं। ये इसका उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि नए साझेदार के प्रवेश या अवकाश ग्रहण करते समय यह बनाया जाता है ताकि संपत्ति के मूल्य में या दायित्व के मूल्य में जो भी कमी या वृद्धि हो उसका पुनर्मूल्यांकन किया जा सके। यह बात आपको समझ में आ चुकी है। अब देखिए इसका तीसरा उद्देश्य है विधि। विधि के बारे में देखिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विधि में आपको पूरा वही लिखना है जो इसके कॉन्सेप्ट में। कैसे? आपको लिखना पड़ेगा कि वसूली खाते के डेबिट पक्ष में सभी वसूली खाते के डेबिट पक्ष में रोकड़ और बैंकों को छोड़ करके सभी संपत्तियां लिखते हैं, और इसके क्रेडिट पक्ष में संचय अवतरित लाभ साझेदारों का व्यक्तिगत ऋण पूंजी खाते को छोड़ करके सभी क्या लिखते हैं? संपत्तियां, सभी दायित्व लिखते हैं इसके क्रेडिट में। संपत्तियों से जो भी वसूली होती है या जो भी पैसा दिया जाता है, वसूली बेचा जाता है, उन सभी को इस पूंजी खाते इसके में किस में लिखते हैं?
बोले क्रेडिट में लिखते हैं। बेटा आपको याद हो रहा होगा, क्या याद नहीं हो रहा सर, कंफ्यूजन हो रहा है, एक बार फिर से समझो, विधि की बात कर रहा हूं। मैंने बताया कि वसूली खाते के डेबिट में रोकड़ एवं बैंक को छोड़ करके सभी संपत्तियां लिखी जाती हैं डेबिट में। और क्रेडिट की अगर बात की जाए तो संचय, अवतरित लाभों एवं साझेदारों के व्यक्तिगत ऋण और कैपिटल यानी साझेदारों के पूंजी खाते को छोड़ करके सभी राशियां क्रेडिट की जाती हैं। दायित्वों का भुगतान वसूली खाते के डेबिट में किया जाता है, और अगर बात की जाए तो जो संपत्ति बेची जाती है वो किधर लिखी जाती है, क्रेडिट में। वसूली वे डेबिट में होते हैं। ये इसकी विधि है, यही लिखना है। यहां पे क्या लिखना है, यहां पे तुमको लिखना पड़ेगा कि इसके डेबिट में क्या आते हैं, बोले इसके डेबिट में आते हैं कि जिन दायित्वों के मूल्यों में क्या हुई होती है बेटा, वृद्धि हुई होती है, वो डेबिट होता है, और जिन संपत्ति के मूल्य में कमी होती है वो डेबिट होता है। क्रेडिट में क्या होता है, जिन संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो रही होती है वो क्रेडिट होते हैं, जिन दायित्व के मूल्य में कमी हो रही होती है वो क्या होते हैं बेटा, क्रेडिट होते हैं। यदि डूबत ऋण कम हो रहे हैं तो बेटा वो कहां पे आते हैं, बाई में आएंगे, यानी क्रेडिट में लिखे जाते थे पुनर्मूल्यांकन में, और यदि डूबत ऋण संचय किए जा रहे हैं तो वो डेबिट में किए जाते हैं। अब ये विधि तो बेटा उसी से बनेगी जिससे रिवैल्यूएशन और वसूली खाते का सवाल बनता होगा, तो ये उसे टच करेगा। जिससे नहीं आता तो फिर आगे बता रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना। इसके बाद चौथा क्या, प्रभाव। पांचवा नहीं दिया होगा, मैं बता दूंगा इसका प्रभाव क्या होता है। तो बेटा इसमें प्रभाव ये होता है कि इस खाते को बनाने के बाद से सभी खाते बंद हो जाते हैं, और जबकि इस खाते को बनाने के बाद फर्म का व्यवसाय चालू रहता है, उसके बाद इसका चिट्ठा भी बनाया जाता है, मतलब फर्म व्यवसाय नहीं होता। तो इसके बनाने के बाद व्यापार क्या हो जाता है, पूरे तरीके से बंद हो जाता है। व्यापार क्या हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है। और इसको बनाने के बाद व्यापार क्या रहता है बेटा, चालू रहता है, व्यापार बंद नहीं होता। ये बात याद रखिएगा। पांचवा क्या है, पांचवा इसका अंतर क्या है, कितनी बार, मतलब कितनी बार बनाया जाता है। तो आपको पता ही है किसी भी फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जाता है, और ये फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जाता है। ये अंतर जरूर लिख लीजिएगा, ये आपकी किताब में भी नहीं दिया होगा। तो ये अंतर का आधार आप क्या डालेंगे कि कितनी बार, और कितनी बार में आप इसकी डिटेल कैसे करेंगे, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे कि वसूली खाता फर्म के जीवन काल में कितनी बार भी बनाया जा सकता है। जबकि अगर बात की जाए पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाता फर्म के जीवन काल में केवल एक बार बनाया जा सकता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जा सकता है। जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता फर्म के जीवन काल में कई बार बनाया जा सकता है। और आप ये भी डाल सकते हो कि अंतिम रूप से वसूली खाता बना देने के पश्चात फर्म समाप्त हो जाता है, जबकि पुनर्मूल्यांकन खाता बना देने के पश्चात भी फर्म का समापन नहीं होता। आप क्वेश्चन में ये भी अंतर का आधार डाल देते हैं कि कारण क्या होते हैं, तो आप लिखोगे कि ये फर्म के समापन के समय ही खोला जाता है, और ये कब खोला जाता है, प्रवेश अवकाश ग्रहण या मृत्यु के समय खोला जाता है, जो ऊपर आपने लिखा भी हुआ है, तो उसको अलग से लिखने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो इतने टाइप में पुनर्मूल्यांकन खाता वसूली खाता होता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे वो होंगे जिनको यही नहीं पता होगा कि सर जो आपने ये विधि के बारे में हमें बताया है कि वसूली खाते में क्या डेबिट क्या क्रेडिट, ये कैसे समझ में आए। देखो ये तो बात उसी बच्चे को समझ में आ सकती है जिस बच्चे ने वसूली खाता पढ़ा होगा। अब कल हम लोग जब वसूली खाते के बारे में बात करेंगे तो उसको समझ में आ सकता है, क्योंकि आप सबको याद है जब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ रहे थे बेटा, तो आप सबको याद है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी नाम मात्र प्रगति का होता है। एक नालायक बोल रहा है कि सर ये भी तो डाल सकते हैं कि नाम मात्र। अबे नालायक नहीं, तो अंतर के आधार का मतलब होता है कि दोनों में अंतर होना चाहिए। अब नाम मात्र में कहां दोनों में अंतर है, भाई वसूली खाता भी नाम मात्र का होता है और पुनर्मूल्यांकन खाता भी नाम मात्र का होता है, तो ये अंतर का आधार कैसे हो सकता है, भाई दोनों में डिफरेंस होना चाहिए ना, वो लिखा जाता है। ठीक है, चलो तो इस बात को भी विशेष ध्यान, हाँ कुछ गाइडों में ऐसा लिखा होगा तो वो गलत लिखा हुआ है। अंतर का मतलब दोनों में डिफरेंस चाहिए होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप वसूली खाता, जब आप पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते थे तो आपको स्पष्ट बताया गया था कि पुनर्मूल्यांकन खाते का मतलब ही होता है कि संपत्ति एवं दायित्वों के मूल्यों में परिवर्तन, यानी कि उसका जो लागत मूल्य होता है वो उसके बाजार मूल्य से कभी ना कभी कम या ज्यादा हो सकता है। यानी पुस्तकीय मूल्य और बाजार या वास्तविक मूल्य में अंतर होता है। जरूरी नहीं है कि जो मूल्य पुस्तकों में दर्शाए गए हैं वो मूल्य एक्चुअल में भी हो या वास्तविक उनका मूल्य भी हो। आप सबको पता है कि पुस्तकों में दर्शाए गए मूल्यों को पुस्तकीय मूल्य कहते हैं, जो वर्तमान में उसकी वैल्यू होती है बेटा उसे बाजार या वास्तविक मूल्य कहते हैं। तो वो कम या ज्यादा भी हो सकता है। इन्हीं कम या ज्यादा हुए मूल्यों को दर्शाने के लिए ही अपन पुनर्मूल्यांकन खाता बनाते हैं, जिसके डेबिट पक्ष में मैंने आपको बताया है कि संपत्ति में कमी होती है तो लिखते हैं, दायित्व में वृद्धि होती है तो लिखते हैं, डूबत ऋण संचित करना होता है तो लिखते हैं, जिसके क्रेडिट में संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होती है तो लिखते हैं, दायित्व के मूल्य में कमी होती है तो लिखते हैं, डूबत ऋण से कम होना होता है तो लिखते हैं। अब देखिए ये सारी बातें उन बच्चों को बेटर तरीके से समझ में आ रही होंगी जो बच्चे रेगुलर क्लासेस कंटिन्यू हमारी रखते हैं। अब जो बच्चे पार्ट टाइम निमंत्रण करने आते हैं और फिर चले जाते हैं, उनको बेटा ये चीजें कैसे समझ में आ सकती है, आप ही मेरे को बता दो। मुझे नहीं लगता कि उनको ये चीजें समझ में आने वाली हैं। ओके बेटा, क्लियर है।
चलो ठीक है, तो यहां तक की ये बातें तो कंप्लीट हुई। अब देखिए इसमें और भी क्या थ्योरी है, और भी ऐसी कोई थ्योरी इसमें है नहीं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हालांकि एक प्रविष्टि जरूर है, उस प्रविष्टि को अगर आप चाहें मेरी तरफ से उसको प्लीज याद कर लीजिएगा। जर्नल्स के समय जो प्रविष्टियां की जाती हैं उनको आप जरूर याद कर लीजिएगा, कुछ गाइडों में उनका दिया हुआ है, मैं उसका पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट की बात की जाए तो एक तो आपको आएगा कि फर्म के समापन की विधियों को समझाइए, साझेदारी के समापन, फर्म के समापन में अंतर बताइए, वसूली खाता पुनर्मूल्यांकन खाते में अंतर बताइए, और फर्म के समापन के समय कौन कौन से खाते खोले जाते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए, यहीं से आपका क्वेश्चन आने वाला है। लेकिन जितना पढ़ाया गया है ऑब्वियस सी बात है बेटा, पढ़ना तो सभी चीजों को है, क्योंकि छोड़ना तो है ही नहीं किसी भी चीज को। चलो ठीक है बेटा, बाकी बातें मुलाकातें हमारी आज रात में आपके साथ होंगी इकोनॉमिक्स के साथ। तो इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए बेटा तो बजट चैप्टर पूरा हो चुका है। उसकी यूनिट में 2 चैप्टर थे, एक तो 2019 और 20 का बजट भी था, 2019 और 20 का बजट भी था, जिसको अपन को पढ़ना नहीं है क्योंकि वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे बेटा, क्वेश्चन नहीं आएंगे वहां से। क्वेश्चन जो आएगा तो इसी वाले बजट से आएगा जो आपको मैंने बता दी है। अब देखिए बजट में क्या इंपॉर्टेंट है, हालांकि वहां पे भी मैं बता दूंगा। फिलहाल ये जैसे क्लास अकाउंट के बच्चों को भी देख रहे हैं, कुछ अकाउंट के बच्चे ऐसे जो इकोनॉमिक्स की क्लास नहीं लिए हुए हैं, तो अगर आपने उनको नहीं लिया हुआ है तो कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वीडियो तो नहीं दे सकता, यह संभव है, ठीक है। क्वेश्चन जैसे बजट से आप क्या समझते हैं ये पढ़ लेना, बजट की विशेषताएं आप पढ़ लेना, फिर आप अच्छे से पढ़ लेना बजट की प्रक्रिया को समझाइए, फिर आप अच्छे से पढ़ लेना कि संतुलित बजट और असंतुलित बजट को समझाइए। कल मैंने डिटेल से बताया था कि संतुलित बजट क्या होता है, असंतुलित बजट 2 प्रकार का होता है, घाटे का बजट और आधिक्य का बजट, क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि घाटे के बजट से आप क्या समझते हैं और आधिक्य के बजट से आप क्या समझते हैं। कल मैंने डिटेल से बताया था कि यदि सरकार के को व्यय ज्यादा करना होता है, आय कम होती है तो घाटे का बजट होता है, और यदि आय ज्यादा होती है व्यय कम करना होता है आधिक्य का बजट होता है। खैर इसके बारे में इकोनॉमिक्स की क्लास में बताया गया, तो बजट से ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है बेटा। चलो अकाउंट वाले और इकोनॉमिक्स में तो खैर डिटेल से सारी चीज कराई जा रही है, तो वहां पे आपको मिलेंगे बेटा। रात में मिलते हैं इकोनॉमिक्स के साथ, इंग्लिश की क्लास ऑफ रहेगी आज, कल परसों किसी दिन फिर से कर लेंगे उसको अपन। बाय एंड गुड नाइट।